नौसेना मंत्री 20 फरवरी 1947 ईस्वी में किसने यह घोषणा किया, हाउस ऑफ कॉमन्स में कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभु सत्ता भारतीय के हाथों में दे देंगे। ठीक है, उस समय पीएम थे लॉर्ड क्लेमेंट। कौन से पार्टी के थे? लेबर पार्टी के। ठीक है, अब आए लॉर्ड माउंटबेटन। कब से कब तक? मार्च 1947 से जून 1948। अब गेट से हटा दीजिए। भारत का गवर्नर जनरल 24 मार्च 1947 को किसने बनाया था? किसको बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। माउंटबेटन योजना तथा भारत विभाजन कब हुआ था? 1947 को हुआ था। खत्म हो गया आज लॉर्ड पूरा। बताइएगा तो संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा था? कल बताए थे। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्ररामन का था। हाँ जी जी। आगे बताना है, भागवत धर्म की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख कौन था? भागवत धर्म की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा था? तो विदिशा का गरुड़ स्तंभ अभिलेख हो जाएगा। विदिशा का गरुड़ स्तंभ अभिलेख, जो कि भागवत धर्म समझिए विष्णु भगवान से रिलेटेड है। और विष्णु भगवान का कौन सा क्या बोलते हैं वाहन? गरुड़ है ना। इससे याद भी रह जाएगा कि जो भागवत धर्म की जानकारी देने वाला अभिलेख जो था वो विदिशा का गरुड़ स्तंभ अभिलेख हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है। और ये जो है विदिशा के गरुड़ स्तंभ अभिलेख था, ये मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण भी देता है। और इसके साथ साथ जो है किस यवन राजदूत के स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, यानी ये जो विदिशा का गरुड़ स्तंभ अभिलेख जो पढ़ रहे हैं ये किस यवन राजदूत का अभिलेख है? तो हेलियाडोरस का है। ठीक है, हेलियाडोरस का है अभिलेख। आगे बताना है, प्राचीन भारत में दुर्भिक्ष यानी अकाल की बात करते हैं, ये अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा? शाहगौरा अभिलेख था, जो अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख था। आगे बताना है, बोगाज का ये अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण था? कल यहाँ तक करवाए थे। क्योंकि जो है मैंने बोगाज कोई अभिलेख इसलिए है कि देवी देवताओं का जो है इसमें जो है, हाँ, यहाँ से जो है वैदिक काल के देवी देवताओं के बारे में जो है जानकारी मिलता है एशिया माइनर अभिलेख यानी बोगाज का ये अभिलेख से। ठीक, आगे आज सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान थोड़ा समझिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रथम जानकारी जो है किसके विवरणों से प्राप्त होता है? ट्रिफेंथलर, तो वो अशोक के शिलालेख के खोज से संबंधित है ट्रिफेंथलर, जो 1750 में। लेकिन यहाँ पे अभी पूछे है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रथम जानकारी किसके विवरणों से प्राप्त होती है? चार्ल्स मैसन के विवरणों से प्राप्त होती है, जो 1826 ईस्वी में। ठीक है, आगे बताना, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा था, यानी आकार कैसा था? बिल्कुल सही है, त्रिभुजाकार हो जाएगा, यानी त्रिभुज के आकार का जो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था। आगे बताना है, सिंधु सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम पुरातत्वविद कौन थे? यानी सिंधु सभ्यता का शब्द का जो प्रयोग किए हैं वो प्रयोग करने वाले प्रथम पुरातत्वविद कौन थे? जो सर जॉन मार्शल, बिल्कुल सही है, सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है सिंधु सभ्यता का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। आगे बताना है, रेडियो कार्बन 14 के आधार पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि क्या बताया गया है? 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक हो जाएगा। 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक। आगे बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता को जो है किस युग में रखा गया? कांस्य युग में या लौह युग में? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कांस्य युग में रखा गया है। आगे बताना, हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था? कृषि हो जाएगा, व्यापार नहीं होगा। हड़प्पा का जो हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूल आधार जो था वो कृषि था। ठीक है, आगे बताना है, एक कब्रगाह जो मिला था R37 सेट में आया होगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो R37 कब्रगाह जो है ये कहां से प्राप्त होता है? तो ये हड़प्पा से प्राप्त होता है R37 कब्रगाह। आगे बताना है आप सभी को, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है? ये जो है भाषा आधार पे क्वेश्चन बनता है कि मानव समाज जो है विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है, तो अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। मानव समाज अर्थव्यवस्था पे आश्रित है ना, इसलिए इसे मानव समाज को विलक्षण बताया गया है। आगे बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्यों?
क्योंकि आर्यों की सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो कैसा सभ्यता, तो शहरी सभ्यता, जो ठीक है शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता हो गई थी। इस कारण से जो है सिंधु घाटी सभ्यता को गैर आर्य भी कहा जाता है, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। आगे बताना है, और सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता वही होता है। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा अगर शहर बोले तो रावी नदी किनारे हो जाता है, लेकिन यदि सिंधु सभ्यता बोलते हैं तो वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। इसीलिए आगे बताना, सिंधु सभ्यता संबंधित है तो कैसा युग से संबंधित एग्जाम्पल में बताए थे, ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक या फिर आदि ऐतिहासिक में हो जाएगा, क्योंकि इसका विवरण जो है लिखा तो गया है बट पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, आगे बताना है, प्रथम नगरीय क्रांति जो है भारत में, यानी प्रथम नगरीय क्रांति जो है इसी में आया था, और इसके साथ साथ हड़प्पा, ये जो है भारत में प्रथम बार नगरों का उदय जो है इसी सभ्यता में हुआ था। यानी किस सभ्यता में? सिंधु सभ्यता में जो है नगरों का प्रथम बार उदय हुआ था। आगे बताना, सिंधु घाटी सभ्यता के जो है स्थल, जिसमें चारों दिशा में पूछा जाता है कि पूर्वी स्थल कौन सा है। ठीक है, सर्वाधिक पूर्वी स्थल की बात करते हैं, आलमगीरपुर हो जाएगा, जो हिंडन नदी के किनारे है। कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पश्चिमी स्थल बता दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर, जो किस नदी किनारे? राष्ट्र नदी के किनारे हो जाएगा। और उत्तरी स्थल बता दीजिएगा, मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो किस नदी किनारे? चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। मांदा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी किनारे। इसके साथ सर्वाधिक दक्षिणी स्थल जो है वो कौन सा है? दौ से दक्षिणी, दौ से दायमाबाद, जो कि दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। किस नदी के किनारे है? तो परवरा नदी के किनारे है, जो गोदावरी की सहायक नदी है। कहीं कहीं पे गोदावरी भी लिखा हुआ मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, दायमाबाद वो परवरा नदी के किनारे स्थित है, जो कि किसका सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। ये चारों स्थल एक बार फिर से सुन लीजिएगा, हम बोल रहे हैं पूर्वी स्थल की बात करते हैं, यानी पूर्व डायरेक्शन में पूर्वी स्थल कौन सा हो जाएगा? आलमगीरपुर, हिंडन नदी किनारे, उत्तर प्रदेश। पश्चिमी स्थल की बात करते हैं, सुतकांगेडोर, राष्ट्र नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उत्तरी स्थल की बात करते हैं, उत्तर में, यानी देख रहे हैं जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में जो पड़ता है वो मांदा पड़ता है, जो कि किस नदी किनारे? चिनाब नदी के किनारे। और चौथा हो गया दक्षिणी स्थल, दौ से दक्षिणी, दौ से दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे स्थित है। आगे बताना है, मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा बताइएगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे है। लोथल, भोगवा नदी के किनारे, चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और धौलावीरा, ये लूनी नदी के किनारे स्थित है, धौलावीरा। ठीक है, और इससे नदी से रिलेटेड एक प्रश्न रहता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। धौलावीरा लूनी नदी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो, यानी दरो दरो वाला जो भी होगा ना, वो सिंधु नदी किनारे, याद रखिएगा। दरो दरो जैसे कि आता है मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, और एक दीजी आता है, दरो दरो दीजी, कोट दीजी, ये तीनों जो है सिंधु नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो और कोटदीजी, ये तीनों जो है सिंधु नदी किनारे स्थित है। इसके बाद कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी किनारे है। लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। और एक हड़प्पा तो रावी नदी किनारे है। और धौलावीरा लूनी नदी किनारे। धौलावीरा किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, आगे बताना है, मोहनजोदड़ो की विशाल, धौलावीरा गुजरात का स्थल होगा, राजस्थान का नहीं होगा। ठीक है, देखिए राजस्थान गुजरात दोनों हो जाएगा लूनी नदी, क्योंकि ये गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। लूनी नदी के बारे में बोलते हैं ना कि एकमात्र ऐसा नदी जो मरुस्थल से उत्पन्न होकर मरुस्थल में ही विलुप्त हो जाती है, वो नदी लूनी नदी है। ठीक है, हाँ, तो लूनी नदी राजस्थान, यानी राजस्थान गुजरात होते हुए जो है कहाँ? कच्छ के रण में गिरती है। आगे बताना है, मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार को जो है विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसने कहा था? मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को जो है विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण जो है किसने कहा था? तो जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया था। आगे बताना, सर्वाधिक संख्या में मोहरे जो है किस स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक जो है मोहरे जो है ये किस स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। आगे बताना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर जो है किसका अंकन मिलता था? स्वास्तिक, स्वास्तिक चिन्ह का अंकन मिलता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर जो है स्वास्तिक चिन्ह का अंकन मिलता था। और क्योंकि सर्वाधिक जो है मोहर कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। आगे बताना है, कांसे की जो है नर्तकी की मूर्ति जो है कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। इसके बाद सूती वस्त्र
जो है का प्रमाण भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। देखिए यानी कृष्ण भगवान से रिलेटेड जितने भी चीजें मतलब इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। जैसे कि बृहत स्नानागार की मतलब क्या हुआ कि कृष्ण जी एक तरह समझिए उनसे रिलेट करके चलेंगे तो नहाने की बात नहाए, ठीक है, नहाने के बाद बृहत स्नानागार की बात करते हैं। उसके बाद क्या है, नहाने के बाद वस्त्र की बात होता है, तो वस्त्र से हम रिलेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र हो जाएगा, ठीक है। और इस सूती वस्त्र के साथ साथ एक याद ध्यान में रखिएगा, अभी क्या बताए थे, नहीं स्वास्तिक चिन्ह तो वो मोहर पे प्राप्त था, स्वास्तिक चिन्ह। और इसके साथ साथ जो है वस्त्र हो गया नर्तकी, हाँ कहां से की नर्तकी की जो मूर्ति जो प्राप्त हुआ है वो कहां से, मोहनजोदड़ो से। यानी कृष्ण जी से रिलेटेड यानी छलिया था ना एक तरह से, उससे रिलेट करके आप तीनों याद कर सकते हैं, ठीक है। मोहन मतलब क्या होता है, कृष्ण जी, और इनसे रिलेटेड क्या क्या है इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा, सूती वस्त्र, इसके साथ साथ जो है बृहत स्नानागार, और इसके साथ साथ जो है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, और इसके बाद जो है स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण, सर्वाधिक मोहर कहां से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। 5 चीज ऐसे ध्यान रखिएगा। आगे है मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है पशुपति शिव का मोहर में कुल कितने प्रकार के पशु का चित्र बनना होता है, 5 प्रकार का होता है। 4 पढ़े होंगे लेकिन 5 होता है, 5 का नाम बताते हैं। हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा और गाय। उसमें गाय नहीं दिया गया है, आप देख चेक कर लीजिएगा एक बार, आप चेक कर, लूसेंट में नहीं दिया गया है। लूसेंट क्या हुआ, हिरन नहीं होगा, हिरन नहीं होगा, आप चेक करिएगा। हाथी, गेंडा, चीता, गाय और भैंसा, ये 5 जानवर का अंकन मिलता था, ठीक है। आगे है, अगर नहीं होगा उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि लूसेंट में 4 ही दिया हुआ था, लूसेंट या दृष्टि में 4 ही है, ठीक है। और गूगल करके हम देख चुके हैं ये 5 है, ठीक। आगे बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है चावल का साक्ष्य जो है कहां से प्राप्त हुआ, रंगपुर और लोथल से चावल का साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कच्चा माल जो आयातित होता था वो कहां कहां से होता था, उसमें जैसे सोना जो है कहां से आता था, अफगानिस्तान, सोना की बात करते हैं अफगानिस्तान, दक्षिण भारत ले लीजिए, दक्षिण भारत बोले तो कर्नाटक आ ही जाएगा, ठीक है। आगे चांदी की बात करते हैं अफगानिस्तान ईरान, चांदी अफगानिस्तान ईरान होगा, ठीक है। इसके साथ तांबा की बात करते हैं तो तांबा के लिए राजस्थान का खेतरी का खान अभी भी पॉपुलर है, तो तांबा के लिए कौन सा होता है, खेतरी के साथ साथ बलूचिस्तान है, ठीक है। आगे टीन की बात करते हैं तो टीन अफगानिस्तान और ईरान, ठीक है। सीसा की बात करते हैं तो ईरान और राजस्थान हो जाएगा सीसा। और एक जो लाजवर्त जो है अभी बोल रहे थे मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया से जो है लाजवर्त जो है आयातित होता था। सातवाहन भी सीसा ईरान से लाया करते थे। सातवाहन काल में तो सीसा तो पॉपुलर था, क्योंकि सातवाहन के द्वारा सीसा का सिक्का भी चला गया था, ठीक है। आगे बताना, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहां कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी जो है अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन को पहले बढ़िया से समझिए, हम बोले सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहां कब्रिस्तान में जो है मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ता को भी दफनाया जाता था, वो स्थल है रोपर, ठीक है। दमदमा से एक साथ 3 मानव कंकाल का प्राप्ति हुआ था, और सराय नहर से एक साथ 4 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई थी। आगे बताना है, घोड़े का अस्थि पंजर जो है ये कहां कहां से मिला है, घोड़े का अस्थि पंजर की बात करते हैं सुरकोतदा के साथ साथ लोथल एवं कालीबंगा, ये तीनों जगह से मिलता है घोड़े का अस्थि पंजर। आगे जुते हुए खेत का जो है तो कालीबंगा से, हाँ जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटे की प्राप्ति जो है ये भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। और ये जुते हुए खेत भले ही पढ़ने में आसान लगता है, याद भी हो जाता है, लेकिन बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है कहां से प्राप्त होता है, कालीबंगा से, जो कि 67वीं बीपीएससी में था। आगे बताना, मनके का कारखाना जो है ये कहां से, लोथल एवं चनहुतरो दोनों जगह से हो जाएगा मनके का कारखाना। आगे बताना है, अग्निकुंड का साक्ष्य जो है ये कहां से प्राप्त हुआ, लोथल और कालीबंगा दोनों होगा अग्निकुंड, ठीक है। किस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य माना जाता था, अभी थोड़ा देर पहले ही हो गया था, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता होने के कारण। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का कारण क्या था, मृत भांड, जी सही, बिल्कुल सही है, मृत भांडों का जो है प्रयोग जो है इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा गया है। आगे बताना, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, तो पूरा तात्विक खुदाई से ही ना हड़प्पा पूरा तात्विक खुदाई हो जाएगा, जिसके कारण जो है हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी मिलता है। आगे बताना, भारत में चांदी की उपलब्धता के जो है प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, अभी क्वेश्चन था भारत में चांदी की उपलब्धता के जो है प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होता है। आगे बताना, हड़प्पा में जो है मिट्टी के बर्तनों पर समानता प्रयोग किया जाता था, किस रंग का, लाल रंग का प्रयोग समानता किया जाता था, लाल रंग का। आगे बताना है, किस
क्या लाल होगा, सही है, लाल है। क्या हुआ उसमें उसमें हम अभी क्वेश्चन को पहले सुनिए कि सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था, तो लाल का। उसमें कई रंग आप पढ़ने को आपको मिलता है, लाल धूसर होता है, ये है ना सभी बर्तन में, ठीक है। इसलिए उस समानता जिस रंग का प्रयोग किया जाता है वो लाल रंग है। आगे बताना है, किस नगर को छोड़कर सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में घरों के दरवाजे तथा खिड़कियां सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर खुलती थी? तो वो लोथल हो जाएगा। यानी लोथल में जो था क्या कि जो है, यानी घरों के दरवाजे जो तथा खिड़कियां जो है सड़क पर न खुलकर, यानी बाहर की तरफ न खुलकर पीछे की तरफ खुलता था, वो नगर लोथल था। आगे बताना, आगे खुलता है, बाकी सबका पीछे था, सिर्फ लोथल का ही आगे था। आगे सही है, पीछे हम सबका पीछे आगे देखिए, सुनिए पहले, ठीक है। किस नगर को जो है छोड़कर सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में घरों के दरवाजे तथा खिड़कियां सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर खुलती? सही है। हम वही बच्ची तो बोले ही थे, तुरंत में हड़बड़ा जाते हैं, ठीक। इसलिए बोले पहले सुन लीजिए बढ़िया से, जो भी जितना भी चीज लिखा कोशिश किया गया है, भले टाइपिंग एरर हो सकता है लेकिन क्वेश्चन एरर नहीं है, ठीक है। आगे बताइएगा, एकमात्र जो है हड़प्पा कालीन नगर जिसका निचला नगर भी किले से घिरा हुआ था, वो कालीबंगा होगा। यानी हड़प्पा कालीन नगर कालीबंगा था, जिसका नगर निचला नगर जो है वो भी किला जो है किले से घिरा हुआ था, वो कालीबंगा हो जाएगा। आगे बताना, तौल की इकाई जो है संभवतः हड़प्पा काल में कितना था? 16 के इकाई में था, ठीक है, 16 के अनुपात में हुआ करता था। आगे बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। लेकिन इसमें जो भाव चित्रात्मक लिपि में भी कुल कितने प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया गया था? तो कुल 64 प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया गया था इस लिपि में। आगे बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह नगर कौन था? लोथल हो जाएगा, बंदरगाह नगर लोथल हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो है जानी जाती है, नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि ग्रिड पद्धति, नगर नियोजन का कौन सा पद्धति था? ग्रिड पद्धति था नगर नियोजन का, ठीक है। आगे बताना है, संपूर्ण सिंधु घाटी की जो है लिपि में सबसे ज्यादा किस चिन्ह का प्रयोग हुआ? जैसे 64 चिन्ह अभी बताए थे, और 64 चिन्ह में सर्वाधिक किस चिन्ह का प्रयोग हुआ था? तो मछली के चिन्ह का ज्यादा प्रयोग हुआ था सबसे अधिक बार, ठीक है। आगे बताना, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ? ठीक है, लोथल सुरकोदा दोनों है बंदरगाह नगर, ठीक। आगे बताए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा नगर कौन सा था? वाली गलत है, वल्लाग हो के नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा नगर अल्लाह दिनो, अल्लाह, ठीक है, हाँ, अल्लाह दिनो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा नगर। आगे बताना है, हड़प्पा कालीन स्थल राखी गढ़ी किस राज्य में? हरियाणा में है। और बताना है, भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का यानी हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा सबसे बड़ा है? तो राखी गढ़ी हो जाएगा। भारत में जो स्थित, हम वही बोल रहे हैं इसलिए बार बार इस पे जोर दे रहे हैं। भारत में स्थित बोलेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? राखी गढ़ी। भारत से बाहर की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ये ध्यान रखना है दोनों। यानी अगर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर बोले डायरेक्ट तो मोहनजोदड़ो आप टिक करके निकल सकते हैं, लेकिन भारत में स्थित हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा नगर तो राखी गढ़ी हो जाएगा, जो किस राज्य में पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। आगे बताना है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? सीधा सीधा वही क्वेश्चन बोले तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। आगे बताना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रिय या फिर पूजनीय पशु कौन सा था? तो कुबर वाला शहर हो जाएगा। कुबर वाला शहर हो जाएगा, जो कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पूजनीय पशु या फिर प्रिय पशु। आगे बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता लोग जो है किस में विश्वास करते थे? वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। आगे है, आजादी के बाद जो है हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में मिले हैं? तो गुजरात में मिले हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और हड़प्पा का खोज जो है, ठीक है, दयाराम साहनी। इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है हड़प्पा और सिंधु घाटी, ये मोहनजोदड़ो के खोज में। तो ध्यान रखिएगा, हम एक टोन बनाए थे सॉन्ग से ही, ठीक है। जैसे हड़प्पा बोलते हैं ना, हद से होता है ना, हद कर दी आपने करके, ठीक है। हद से ह से हड़प्पा, द से दयाराम साहनी। हमें याद करना होता है तो कुछ भी आप करके आप याद रख सकते हैं। और स्टार्टिंग में ये जान लीजिए, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे होंगे ना, सभी से गलत हुआ होगा 1-2 बार,
ऐसा कोई भी प्रश्न जिनसे नहीं हुआ होगा। तुक्का में भले ही सही हो जाता हो, लेकिन गलत हर किसी से होता है, क्योंकि दोनों एक साथ पढ़ते हैं। और कभी हड़प्पा, कभी सिंधु, ये जो मोहनजोदड़ो दे देता है, कभी पता चलता है कि राखालदास बनर्जी होगा या फिर दयाराम साहनी होगा। फिर इसके साथ साथ इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि 1921 होगा कि 1922 होगा। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। पहले हड़प्पा का खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा हद से याद करवाए, ह द यानी हद कर दी, इससे याद हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है द से दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, जो कि कब, तो 1921 में। ठीक है, इसके बाद देखिए हड़प्पा बोलते हैं ना, हड़प्पा में लास्ट में आकार आता, यानी एक आता है, एक जो आकार आता है उसको एक की तरह डिनोट कर सकते हैं ना, तो वो 21 हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। यानी हड़प्पा का खोज 1921 में किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो का खोज जो है किसके द्वारा, तो राखालदास। एक याद रहेगा, दूसरा कर लीजिएगा, नहीं तो उसके लिए भी सॉन्ग है, बोलना थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए चलिए रहने दीजिए। ठीक है, आगे बताते हैं चनहुदुरो की खोज। ठीक है, चनहुदुरो की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था, तो गोपाल मजूमदार या फिर जो है मैके के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, गोपाल मजूमदार या फिर मैके के द्वारा किया गया था। और इसके उत्खनन करता गोपाल मजूमदार या मैके, जो कि चनहुदुरो किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे। और इसे याद कैसे रखेंगे चनहुदुरो को, इस चीज के लिए भी सोच लीजिए कि चनहुदुरो से जो प्रमाण पूछा जाता है, श्रृंगार आइटम का जो प्रमाण है, यानी श्रृंगार का जो है वो कहां से मिला है, चनहुदुरो। श्रृंगार में जैसे कि लिपस्टिक का साफ साफ लिखा हुआ था कि लिपस्टिक का प्रमाण जो है किस, मोहनजोदड़ो यानी कि जो है हड़प्पाकालीन स्थल से मिला है, तो वो चनहुदुरो से मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा। आप इसके खोजकर्ता कौन होंगे, ये ध्यान रखना है। यदि समझ लीजिए, यदि कि जो अपने बीवी को यदि नहीं ला के दीजिएगा तो समझिए कहां चली जाएगी, मैके। इससे याद हो जाएगा अर्नेस्ट मैके जो है क्या हो जाएंगे, अर्नेस्ट मैके चनहुदुरो के खोजकर्ता होंगे। पूरा नाम अर्नेस्ट मैके है। ठीक है, नहीं तो मैके याद, हमें याद करना है ना, कुछ भी करके याद रख सकते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा का खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, बीवी लाल और बीके थापर हो जाएंगे। इसके लिए भी वही टोन का यूज करके आप कर सकते हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है पहले, तो कांच की काली चूड़ियां होती है, यानी काली चूड़ियां। अगर चूड़ी नहीं ला के दीजिए क्या होगा, तो बीबी लाल, यानी कि बीबी लाल मतलब क्या हो जाएगी, बीबी लाल यानी गुस्सा हो जाएगी। नहीं लाके अगर ज्यादा अगर दिक्कत होता है, दो चार थापर भी लग सकता है, तो बीबी लाल और बीके थापर, कोई बात नहीं है, हमें याद करना है। सर फोन करिए। हाँ, वही तो हम बता रहे हैं। यहाँ से अभी क्या बताए, कांच की चूड़ियां कालीबंगा का अर्थ ही होता है। तो याद करने के लिए बहुत सारा, इसमें जितना है ना, जितना साढ़े 7-8 दिया हुआ है ना, सबका कुछ ना कुछ टोन बना के हम सारा याद किए हुए थे, करवा भी देंगे आप लोग को। ठीक है, आगे देखिएगा, जैसे चनहुदुरो याद हो गया, सॉरी अभी चनहुदुरो भी तो अभी बता ही दिए थे ना, चनहुदुरो। कालीबंगा भी याद हो गया हो। कालीबंगा का अर्थ होता है कांच की चूड़ियां, और कांच की इसका कालीबंगा खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, बीबी लाल और बीके थापर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आगे कोट जीजी, तो कोट जीजी ये किस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे हो जाएगा। और इसके उत्खनन करता कौन है, फजल अहमद है। कोट जीजी फजल अहमद हो जाएंगे। ठीक है, इसका देखिए कोट जीजी जैसे बोलते हैं, दो आता है ना इसमें, फजल अहमद दो आता है, तो 2-4 बार बोलिएगा तो अपने टोन को पकड़िएगा, अपने आप याद हो जाएगा। यानी कोट जीजी के उत्खनन करता कौन होंगे, फजल अहमद हो जाएंगे। इसके साथ रंगपुर है। ठीक है, रंगपुर के जो है उत्खनन करता रंगनाथ राव हो जाएंगे। रंगपुर, रंग बोलते हैं, देखिए रंग रंग आ रहा है दोनों में। रंगपुर और का उत्खनन करता कौन हो जाएंगे, रंगनाथ राव हो जाएंगे। और एक और है रंगनाथ राव जो लोथल है, लोथल या के खोज करता कौन है, रंगनाथ। तो लोथल से आप लोटा याद रख सकते हैं ना। ठीक है, समझिए कि लोटा लाल है। ठीक है, तो रंगनाथ रंग हो, यानी लोटा जो है रंगा हुआ था, तो लोथल और इसके साथ साथ क्या बताए, रंगपुर, ये दोनों के उत्खनन करता कौन होंगे, रंगनाथ राव हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। लोथल किस नदी किनारे, भोगवा नदी किनारे। और रंगपुर किस नदी किनारे है, तो मादर नदी के किनारे है। इसके बाद रोपर है, रोपर के, हाँ ठीक है, रोपर सतलज नदी के किनारे स्थित है। और इसके उत्खनन करता कौन होंगे, यज्ञदत्त शर्मा हो जाएंगे। और रोपर के साथ साथ एक और जगह है जिसका जो है यज्ञदत्त शर्मा होंगे, वो आलमगीरपुर है। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। ठीक है, आलमगीरपुर तो एक समझिएगा कोई जगह है। ठीक है, आलमगीरपुर कोई जगह है, वहां पे हम रोपेंगे। रोपर से हम याद रखिएगा, रोपेंगे क्या, तो पीपल का पेड़, समझ लीजिए कुछ भी रोप सकते हैं। और वहां पे क्या यज्ञ करवाएंगे। तो क्या हम बताए, 2 वर्ड, आलमगीरपुर में रोपेंगे, यज्ञ करवाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर और रोपर के उत्खनन करता कौन होंगे, यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञ समझ रहे हैं ना, उसी से यज्ञदत्त शर्मा हो जाएगा। यानी आलमगीरपुर और रोपर के उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा हो जाएंगे। और आलमगीरपुर किस नदी किनारे है, हिंडन नदी किनारे। और रोपर सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद सूतकांगे डोर है।
सूतकांगेडोर पहले ही ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल है सूतकांगेडोर, और जो किस नदी किनारे है, दास नदी किनारे है। और इसका जो है उत्खननकर्ता कौन होंगे? देखिए एक दो लोग को याद है, ऑरेल स्टाइल जो है इसके उत्खनन करता हो जाएंगे। देखिए सुत मतलब कल भी बताए थे, सुतना मतलब समझिए कि सोना, और ऐसे आप बोल सकते हैं सुतेंगे और स्टाइल से, नहीं समझ रहे हैं? सुतेंगे और स्टाइल से, इससे आपको ये ध्यान रहेगा सूतकांगेडोर के उत्खननकर्ता और स्टाइल से ऑरेल स्टाइल हो जाएंगे। ठीक है, याद हो गया होगा लगभग, एक दो बार रिवाइज करिएगा अपने आप हो जाएगा। आगे बताइए बनमाली के खुद उत्खननकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट, RK बिष्ट, RS बिष्ट भी देता है। तो रविंद्र सिंह बिष्ट यानी बनमाली के उत्खननकर्ता कौन होंगे? RS बिष्ट। देखिए बनमाली किस नदी किनारे है? तो रंगोई नदी के किनारे स्थित है, और R से रॉ भी होता है, तो बनमाली रंगोई नदी किनारे, और इसके उत्खननकर्ता कौन होंगे? RS बिष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और बनमाली इंपोर्टेंट भी है इसलिए क्योंकि बनमाली से जो है मिट्टी के हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, मिट्टी के हल का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? बनमाली से प्राप्त हुआ है। कुछ बात क्या बोली? इसमें बोल देंगे, बात नहीं की। कल क्या किया जाए? बंद कर दिया जाए, कल रामनवमी है ना। ठीक है, इसीलिए इसीलिए वही डिसाइड करना था, तो हम सोच रहे हैं बंद ही कर देते हैं, क्योंकि कल जुलूस वगैरह भी निकलता है। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत भी, आने जाने में भी दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए बंद रहेगी कल। क्या हुआ? हाँ परसों MMT होगा, परसों MMT होगा। ठीक है, तो उसका टाइम जो है बता दिया जाएगा। ठीक है, मुझे समझ लीजिए 8 बजे से। ठीक है, अभी सभी जगह नोटिस सभी बैच में नहीं गया होगा, 8 बजे से समझिए, 8 बजे से ही होगा MMT। ठीक, आगे बताइएगा। अभी बनमाली के बारे में बता रहे थे, ये इंपोर्टेंट है। बनमाली जो है जहां से हल का साक्ष्य यानी मिट्टी के बने हल का साक्ष्य जो मिला था वो बनमाली से मिला था। इसके साथ साथ एक ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभाजित था वो धौलावीरा था, और धौलावीरा से ही उन्नत जल प्रबंधन का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहां से? धौलावीरा से। एकमात्र नगर जो 3 भागों में बटा हुआ था वो भी धौलावीरा था। और बनमाली अभी याद हो गया होगा आप लोग को, जो RS बिष्ट के द्वारा इसको उत्खनन किया गया था, और इसके साथ साथ किस नदी के किनारे है बनमाली? रंगोई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे बताना है किस हड़प्पा कालीन स्थल से जो है घरों में कुआं का अवशेष मिला है? मोहनजोदड़ो ही हो जाएंगे। ठीक है, घरों में कुआं का अवशेष जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। आगे बताना है सिंधु घाटी के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, या फिर लोहा से भी कहीं कहीं देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लोहा से परिचित, यानी वहां के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। हाँ ठीक, क्या हुआ? वस्तु में, हाँ ठीक है, वही बता रहे। हड़प्पा कालीन स्थल से किस धातु का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है, तो लोहा हो जाएगा। ठीक, आगे था भी लिखा हुआ भी। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित था तो पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति ये दोनों प्रचलित था सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे बताना आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। ठीक है, आगे 3 भागों में बटा हुआ हड़प्पा कालीन स्थल नगर कौन सा है? धौलावीरा। ये किस राज्य में है? गुजरात में है। और किस नदी किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे स्थित है। आगे किस हड़प्पा कालीन नगर में उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था की गई है? धौलावीरा में ही है। आगे वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता में। बोल दिए। ठीक है, आगे संध्यावासी किस तरह का जो है वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे संध्यावासी। ठीक है, आगे बताना संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन किनके हाथों में था? वो वणिक वर्गों के हाथों में था, यानी बनिया वर्गों के हाथों में था। वणिक मतलब बनिया। ठीक है, आगे बताना सिंधु घाटी सभ्यता में जो है प्रमुख मुख्यतः फसल कौन सा था? गेहूं एवं जौ था। ठीक है, बताइए नील नदी के तट पर उत्पन्न कौन सी सभ्यता विकसित की गई थी? मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर। ठीक है, आगे बताना सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का जो है सबसे प्रभावी
प्रभावी कारण क्या था? तो विनाश का सबसे प्रभावी जो है कारण बाढ़ को माना जाता है। आगे बताना, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? जी बिल्कुल, सुमेरियन की सभ्यता या फिर सुमेरिया की सभ्यता जो है ये लेखन प्रणाली को विकसित करने वाली सभ्यता मानी जाती है। आगे बताना, सिंधु घाटी के नगरों में जो है अवशेष कहां से मिलते हैं? अवशेष नहीं मिलते हैं, यानी मंदिरों का अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या मूर्ति का मिला है, मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। ठीक है, आगे बताना, वैदिक काल आगे आता है और वैदिक काल जो है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल कौन कौन? उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल, ये दो भाग में। तो ऋग वैदिक काल की बात करते, वैदिक सभ्यता पहले कहते हैं हम इसे, तो वैदिक सभ्यता कहाँ किसे जाता है? वेद का मतलब देखिए, ये ऐसा होता था ना कि सिंधु घाटी जब समाप्त हुआ था, सिंधु सभ्यता के समाप्ति के बाद जो है प्राचीन भारत में कई नई सभ्यता उद्भव हुआ था, जो जिसमें से एक जो सभ्यता था वो वैदिक सभ्यता भी था। और वैदिक सभ्यता के जो लोग जो थे वो आर्य लोग थे, यानी वैदिक सभ्यता को विकास करने वाले लोग जो थे आर्य थे। इसलिए अभी थोड़ा देर पहले बोले थे ना कि आर्यों से पूर्व जो रखा गया था, क्यों रखा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का? तो मृत भांड के प्रयोग के कारण जो है आर्यों से जो है पूर्व, यानी कि आर्य से पहले सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है। और आगे अब आर्य आते हैं और आर्य लोग जो है वैदिक सभ्यता का जनक आर्य लोग होते हैं। और आगे वैदिक काल में शासन की बागडोर जो है किसके हाथ में होता था? राजा के हाथ में होता था, यानी जो है आर्य, ये वैदिक सभ्यता में जो है शासन का बागडोर राजा के हाथ में होता था। आगे बताना, आर्य लोग का जो है कौन सा भाषा जो मूलतः था? संस्कृत भाषा था। ठीक है, आगे बताना, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मुलर हो जाएगा। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मैक्स मुलर। और मैक्स मुलर के द्वारा जो है कहा गया था आर्यों का मूल स्थान कहाँ था? मध्य एशिया को माना जाता है। ठीक है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता हो जाएगी। ठीक है, आगे बताना है आर्यों का जो है मूल स्थान मध्य एशिया, तो भी बता ही दिए मैक्स मुलर। बताइए, आर्यों ने जो है सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्यों के द्वारा जो है सर्वप्रथम लोहा धातु का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे बताना, वेद के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वेद के संकलनकर्ता जो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को वेदों के संकलन करता। आगे बताना है, भारत में जो है आर्य सबसे पहले किस क्षेत्र में बसे थे? भारत में जो है आर्य सबसे पहले जो है ये पंजाब के आसपास में बसे थे, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश। आगे बताना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वेदांत की संख्या 6, संहिता कहा जाता है, यानी चारों वेद को जो है क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। आगे बताना है, त्रयी या फिर वेद त्रयी से क्या तात्पर्य? अथर्ववेद छोड़ के, यानी त्रयी में क्या क्या आता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद को जो है त्रयी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, ये पूछा हुआ भी है कि त्रयी से तात्पर्य क्या क्या है, यानी कौन कौन सा वेद है निम्न में से? तो अथर्ववेद छोड़ के बाकी तीनों हो जाएगा, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। आगे बताना, आरंभिक वैदिक साहित्य में जो है वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक सभ्यता में जो है सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी हो जाएगी सबसे अधिक। क्योंकि आप देखिए, याद कैसे होगा, आप जानते हैं वैदिक सभ्यता का विकास किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा। और आर्य सबसे पहले कहाँ आप बसे थे? पंजाब में बसे थे। पंजाब में कौन सी नदी? सिंधु नदी, यानी सप्त संधव सभ्यता भी कहा जाता है, यानी सप्त संधव जगह का नाम है पंजाब में। ये सिंधु नदी के, यानी सबसे अधिक बार किसका होगा? सिंधु का वर्णन है। आगे ऋग्वेद, तो चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद किसे माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। और ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे प्राचीन माना जाता है? ठीक है, ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल जो है दूसरा एवं सातवां को माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कर लीजिएगा पहला। ठीक है, ठीक है, हम बताते हैं, ऋग्वेद का सबसे नवीनतम मंडल जो है वो पहला एवं 10वां को माना जाता है। 1 और 10 सबसे नवीनतम, ठीक है, और 1 और 10 सबसे नवीनतम, और सबसे पुराना दूसरा और 7वां हो जाएगा, सबसे नवीनतम 7वां। आगे बताना है, ऋग्वेद में जो है तीसरे मंडल में जो है किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है ऋग्वेद के तीसरा मंडल। ठीक है, आगे बताना है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है किस देवता का वर्णन है?
देखिए सुन लीजिए, एक जगह से आया था आंसर, वरुण की बात करते हैं। वरुण 7वें मंडल में, 8वां में इंद्र हो जाएगा, 9वां में सोम हो जाएगा, 10वां में वर्ण व्यवस्था के बारे में ध्यान रखिएगा। वरुण इंद्र सोम, ठीक है, वरुण इंद्र सोम, यानी क्या बोले तो 7वां हो जाएगा वरुण, 8वां इंद्र, 9वां सोम और 10वां वर्ण व्यवसाय, यानी 4 वर्णों के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो 10वें में। और 7वें ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है सुदास एवं 10 जनों के मध्य जो युद्ध हुआ था, जिसे दशराग युद्ध कहा जाता है, ठीक है। दशराग युद्ध जो किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, रावी या पुरुषनी वही नाम हुआ, कोई बात नहीं है, पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। और वो जो है क्या में मंडल में वर्णित है, तो वो 7वें मंडल में वर्णित है। जैसा इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा, ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो इंद्र, 9वां सोम बता दिए। आगे बताना है वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का प्रथम बार उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है ना। अथर्ववेद कहाँ से बोल रहे हैं, यही हम जानते हैं, पढ़े हुए सब लोग रहते हैं, ठीक है। अभी हम साफ साफ बताए थे 10वें मंडल में क्या वर्ण व्यवसाय के बारे में बताया गया 10वें मंडल में। और आपसे क्वेश्चन भी पूछे, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद ही है। आगे बताना है, ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए कितना बार प्रयोग किया गया है, 250 जो कि सर्वाधिक मंत्र, और जो है इसके बाद जो है अग्नि को 200 हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, गाय शब्द का प्रयोग जो है शायद नहीं, वो तो अधन्या नाम दिया गया है, न मारे योग्य बने, लेकिन गाय शब्द का प्रयोग पूछा जाता है, ठीक है। तो गाय का प्रयोग शायद जो है 36 बार है, क्या देख लेंगे, आगे होगा, जरूर लिखा हुआ होगा। क्या हुआ, गाय का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, विश्वामित्र है। और जो है प्रसिद्ध मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख, तो ये ऋग्वेद में ही मिलता है। आगे बताना है, ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख जो है कितनी बार, यानी सबसे ज्यादा बार हुआ है, और गंगा नदी का उल्लेख मात्र 1 बार हुआ है, ठीक है। आगे बताना, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, सरस्वती नदी को माना जाता है। गोत्र शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम कहाँ, गोत्र का ऋग्वेद में ही हुआ था, ठीक है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को क्या कहा जाता है, उसे सोम मंडल के नाम से, क्योंकि सोम देवता का वर्णन मिलता है ना, इसलिए ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। आगे बताना, अस्तो मा सद्गमय वाक्य कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद न होके ऋग्वेद सही आंसर होगा। हम अभी क्वेश्चन क्या पूछे हैं, अस्तो मा सद्गमय पूछ रहे हैं, ये ऋग्वेद से लिया गया है। और मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है, न कि, ठीक है, दोनों अंतर है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। अस्तो मा सद्गमय की बात करते हैं, ये ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले भी बताया था कि दशराग युद्ध जो है किस नदी किनारे, रावी या पुरुषनी नदी के किनारे, जो इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के कैवें मंडल में, 7वें मंडल में है, जो सुदास एवं 10 जनों के मध्य जो है लड़ा गया था। आगे बताना है, सामवेद की बात करते हैं, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। किस वेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, तो वो सामवेद हो जाएगा। सामवेद के जो है मंत्रों के उच्चारण करने वाले क्या कहलाते हैं, उद्गाता कहलाते हैं। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को ही कहा जाता है। और बताइएगा सामवेद क्या है, तो यह यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, ठीक है। आगे बताना, सामवेद में जो है मुख्य रूप से किस स्तुति संबंधी मंत्र है, सामवेद में मुख्य रूप से किसकी हो जाएगा, किसकी स्तुति संबंधित जो है मंत्र है, सूर्य के स्तुति संबंधी मंत्र है, ठीक है, सूर्य होगा आंसर। आगे बताना, यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद को जो है अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, तो कर्मकांडीय वेद के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है, कर्मकांडीय वेद के नाम से किसे जाना जाता है, रूप में यजुर्वेद को जाना जाता है। आगे बताना है, वह वेद जो पद एवं गद्य दोनों में होता है, ये दोनों में मिलता है, तो वह यजुर्वेद ही हो जाएगा। गद्य एवं पद वाला वेद यजुर्वेद हो जाएगा, ठीक है। यज्ञ संबंधी नियम एवं बलिदान विधि जो है यजुर्वेद में ही हो जाएगा। और यजुर्वेद को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद जो है। आगे बताना है, शुक्ल यजुर्वेद में जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है, बिल्कुल चाहिए, वाजसनेयी संहिता के नाम से जो है शुक्ल यजुर्वेद को अन्य किस नाम से, तो वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यजुर्वेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता है, अधर्व्यूर कहलाता है। यजुर्वेद का पाठ करने वाला जो है अधर्व्यूर कहलाता है, ठीक है। आगे बताना, यजुर्वेद की जो है कितनी शाखाएं हैं, यजुर्वेद का टोटल 5 शाखाएं हैं, ठीक है।
आगे बताना अथर्ववेद, तो अथर्ववेद की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? अथर्वा एवं अंगिरस ऋषि के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसीलिए इस वेद को यानी अथर्ववेद को जो है अथर्वांगिरस भी वेद भी कहा जाता है। यानी अथर्ववेद को जो है अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है अथर्ववेद को। आगे बताना अथर्ववेद को मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा कहलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है कि अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि जो है ब्रह्मा कहलाते हैं। आगे बताना है अथर्व शब्द का तात्पर्य क्या होता है? जादू टोना किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। तो ये ध्यान रखिएगा, अथर्व शब्द का पवित्र अर्थ ही होता है जादू टोना, यानी पवित्र जादू होता है। आगे वह वेद जिसमें वशीकरण तंत्र मंत्र का वर्णन है। तो वशीकरण यानी जादू ही समझिए, किसी को बस तंत्र मंत्र हो जाएगा वशीकरण, अथर्ववेद। आगे बताना है किस वेद में जो है कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में? अथर्ववेद में कहा गया है। और इसमें जो है परीक्षित का उल्लेख, राजा परीक्षित का उल्लेख है। ठीक है, जो मृत्युलोक का देवता के बारे में, तो ये अथर्ववेद में है। हाँ, सभा वही। ठीक है, सभा किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? और हम अभी क्वेश्चन पूछे थे किस वेद में, थोड़ा सा भाषा भरा था, किस वेद में कुरु के राजा, कुरु एक था ना? ठीक है, हाँ, महाजनपद में कुरु था ना? कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता, ठीक है, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, वो अथर्ववेद में। आगे बताना कौन सा वेद जो है सामान्य जन जीवन को प्रस्तुत करता है, या मनुष्य के समान जन जीवन को प्रस्तुत करने वाला वेद कौन सा होगा? अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है वेद एवं उपवेद। तो ऋग्वेद के जो है उपवेद क्या है? ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद होते हैं, जिसे चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। आयुर्वेद, मतलब लगता है आयुर्विज्ञान यानी चिकित्सा से संबंधित होता है ना, तो ऋग्वेद यानी आयुर्वेद इसका उपवेद होगा, और ये चिकित्सा शास्त्र संबंधी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना यजुर्वेद का जो है उपवेद क्या होगा? यजुर्वेद का धनुर्वेद होगा। धनुर मतलब क्या होता है? धनुष समझिएगा, और धनुष का प्रयोग कहाँ करते हैं? युद्ध में। इसीलिए धनुर्वेद यानी जो है इसका संबंध युद्ध कला से संबंधित हो जाएगा, ये पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद आयुर्वेद उपवेद होगा, किससे संबंधित है? तो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यजुर्वेद तो धनुर्वेद होगा, और धनुर्वेद किससे संबंधित होगा? तो युद्ध कला से संबंधित हो जाएगा। सामवेद को गंधर्व वेद भी कहा जाता है। सामवेद को गंधर्व वेद, सामवेद में क्या है? संगीत की बात है ना, संगीत यानी इसका कला एवं संगीत से संबंधित जो है ये सामवेद यानी गंधर्व वेद हो जाएगा, इसका उपवेद में। आगे अथर्ववेद का उपवेद क्या हो जाएगा? शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद हो जाएगा। और शिल्प मतलब क्या होता है? शिल्पकार जो है किस भगवान को कहा जाता है? विश्वकर्मा जी को कहा जाता है। विश्वकर्मा यानी शिल्प वेद के जनक भी जो है विश्वकर्मा भगवान को माना जाता है, और इसलिए इसमें किसका वर्णन होगा? तो भवन निर्माण संबंधी हो जाएगा। यानी कि अथर्ववेद का उपवेद जो है शिल्प वेद हो जाएगा, और ये जो है किससे संबंधित होगा? भवन निर्माण से संबंधित होगा। रहने देते हैं, ठीक है। आगे वो हमारा बढ़ाइए। पावर को 1 लिख दे, 21 वाला।